चीजें ग्राफिकल हमने आपको बता दी थी, उसमें इकोनॉमिक सर्वे वाला भी था और जो बजट का था और फाइनेंशियल ईयर वाला चालू वित्त वर्ष और उसके बाद आपका वो सारी चीजें आई थी। देखिए इसमें हम लोग ने देखा था कि सार्वजनिक, हाँ ठीक है, इसमें आगे बढ़िएगा। हाँ और आगे और आगे, हाँ बस इस पे रुकिएगा जरा और नीचे, हाँ बस बस बस। यहाँ ध्यान रखिएगा, हमने आप लोगों को ये बता दिया था कि राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं, गैर कर राजस्व, लाभ और लाभांश। एक मिनट आप लोग होल्ड करिएगा, हम आ गए। ठीक है, अब इसमें जो है वो देखिए कि सरकार द्वारा दिए गए ऋण, यानी जिसपे सरकार को, देखिए सरकार ऋण भी देगी तो उस पे इंटरेस्ट पाएगी। अगर मान लीजिए कहीं वर्ल्ड बैंक से उठा रही है तो उस पे इंटरेस्ट पाएगी। अगर उसने ऋण लिया है तो इसका मतलब कि वो इंटरनल या किसी देश को देगी, तो जितने पे वो ली है उससे ज्यादा पे वो देगी, तो उसका जो बीच का पैसा बचेगा वो उसका प्रॉफिट होगा। तो ये सारी चीजें हमने आपको क्लियर इसलिए बता दी ताकि आपको ये कंफर्म रहे कि कहां से कौन सी चीजें रिसीप्ट में आ रही हैं और एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है। क्योंकि ध्यान रखिए कि हमने जिससे लोन लिया था ये थोड़ा मैटर करता है, क्योंकि भारत सरकार सबसे ज्यादा जो है वो ब्याज पे पैसा चुकाती है। यानी कि जो पैसा जाता है हमारा, वो सबसे ज्यादा हम क्या देते हैं, ब्याज देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। जी सर। हाँ। तो अब वहां पर मुद्दा ये है कि हम जितना लेते हैं उससे ज्यादा देते हैं। तो बात ये आती है यहाँ पर कि अगर मान लीजिए सरकार वर्ल्ड बैंक से पैसा उठाती है तो मान लीजिए वो 3% पे उठाती है और उसे वो यहाँ पर क्या है बैंकों को दे देती है मान लीजिए 5% पे, तो उसका जो फायदा होता है 2% वो उसकी इनकम में आएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि अगले बजट में उसे 3% देना भी तो है, ठीक है। तो वो जो पैसा जाएगा वो एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो इसलिए हमने ये सारी चीजें आपको पूरी क्लियर बता दी थी और अब इसको हटा दिया जाए धर्मेंद्र जी, उसके बाद तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले देखिएगा कि बजट का जो मेन, अगर बजट को हम देखें तो बजट का मेन मुद्दा क्या था। आप लोग जरा सा इस पे बजट पे एक हेडिंग डालिए, समरी ऑफ यूनियन बजट 2021-22, संघीय बजट 2021-22 के का सारांश। ठीक है, टोटल जो अब आप देखिए यहां पर मूल जो बेसिकली चीज उठाई गई है, क्योंकि सबसे ज्यादा इस समय हम लोग किस पे फोकस किए हैं, क्योंकि साल भर तो कोविड-19 में गया, ठीक है। तो हमने सबसे ज्यादा फोकस जो किया है कि इस बीमारी के मद्देनजर रखते हुए अर्थव्यवस्था की पूरी तरह से क्या है, व्यवस्था बिगड़ गई है। अब अर्थव्यवस्था की बिगड़ गई है बात, तो अब यहाँ पर क्या करें, क्या भविष्य में ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो सकती हैं कि नहीं हो सकती। यानी अब तो एक बार ऐसी बीमारी आ चुकी, अभी तक हम लोग अपनी जनरेशन में तो देखे नहीं थे, एक बार आ चुकी है। तो अब मुद्दा ये हो गया कि भविष्य में अगर ऐसी कोई बीमारी आए तो उसके लिए हम सबसे पहले तैयार रहें। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी चीज तो क्या है कि मानव का जीवन है, क्योंकि जिंदा रहेंगे। सर म्यूट हो गया सर। अगर मान लीजिए कि इस प्रकार की प्रक्रिया फिर दोबारा हुई तो क्या अर्थव्यवस्था को पहले से प्रिवेंटिव मेजर जो हम देने का प्रयास करें, तो सबसे ज्यादा फोकस हमें किस पे करना चाहिए कि आने वाले समय पे हो सकता है कि इससे कुछ बुरी स्थिति हो जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए इस बजट को क्या है
पेश किया है, जिसमें मुख्यतः ध्यान रखिएगा, मुख्यतः टोटल मिला के कितने पिलर हैं? 6 पिलर पे ये बजट आधारित हुआ है। यानी इस बजट के मुख्यतः 6 स्तंभ होंगे। अब हम आपको इस बजट का जो सारांश है वो बताते हैं कि आपको क्या लगता है कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, उसके बाद आपका इनोवेशन और मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की प्रक्रिया आती है। तो हमें अगर इन सारी चीजों को, यानी फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पायरेशनल इंडिया, उसके बाद ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन, R&D और मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो यहां पर हमें सबसे ज्यादा, क्योंकि ये सारी चीजें बाद के पिलर हैं, हमें सबसे ज्यादा किस पे ध्यान देना है? मानव जीवन। ठीक है, जैसे मोदी जी बोलते हैं ना क्या, कि अब थोड़ा सा उसे हम लोग मिमिक्री वाले पॉइंट में ले लें कि कोई रहे चाहे न, देश रहना चाहिए। ठीक है, तो देश रहने का मतलब क्या है कि आदमी रहेंगे, क्योंकि एक भूभाग होता है। पहले देखिएगा कि देश का निर्माण कैसे होता है, एक जमीन होनी चाहिए और जमीन पे जनता होनी चाहिए और उस जनता पर राज करने वाला राजा होना चाहिए। तो अगर प्रजा नहीं है तो इसका मतलब कि राजा का कोई महत्व नहीं है। तो सबसे नहीं इंपॉर्टेंट, जो राज करने वाला है वो रहे, लेकिन जो राज, जिसके ऊपर राज करना है, जिसके लिए व्यवस्था बनानी है, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि राजा, जनता और भूभाग। तो हम यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, भूभाग की जरूरत कब होगी? जब जनता होगी। राजा कब होगा? जब जनता होगी। तो इसका मतलब या तो राजा रहे और भूभाग रहे, कोई मतलब है? नहीं मतलब है। तो इसका मतलब कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमें दी गई है इस बजट में, जो 6 पिलर बनाए गए हैं उसमें हेल्थ एंड वेल बीइंग पे ये ध्यान दिया गया है कि यानी सबसे पहले हमें क्या करना है? अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले मेडिसिन, मेडिसिन के बाद उसके बाद प्रिक्योरमेंट, उसके बाद समाज की वो ठीक हो जाने के बाद कल्याण। यानी कि बीमारी के पहले ही हम उसके लिए क्या है? प्रिवेंटिव इंतजाम करें, यानी टीका लग गया। बीमारी हो भी गई तो अच्छी व्यवस्था हम पाए अस्पताल में, और बीमारी के बाद जब ठीक होके जा रहे हैं तो हमें पोषण युक्त सारी चीजें मिले। तो ये 3 व्यवस्था बनाई गई है, यानी पहले दवा, उसके बाद अस्पताल सुविधाएं, और उसके बाद ठीक होने के बाद, यानी हम ये व्यवस्था बना रहे हैं कि हम बीमार ही ना हो। बीमार न होने का मतलब क्या? कि हमारे पास सारी दवाएं अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास अभी जब कोविड-19 आया तो आपको लगता नहीं कि हम ज्यादातर दूसरे के ही भरोसे टिके थे कि वहां से डेटा मिल रहा है, यहाँ से डेटा मिल रहा है, इस दवा पे हम डिपेंड हैं, वो दवा बना रहे हैं। लेकिन हमें लगा कि नहीं, हमारे पास वेंटिलेटर तक नहीं है। तो हम क्या किए कि इस बजट में सबसे ज्यादा जो फोकस किए हैं वो किस पे किए हैं? हेल्थ पे। और हेल्थ के लिए हमें क्या चाहिए? हेल्थ को सही रखने के लिए हमें प्रिवेंटिव व्यवस्था चाहिए। प्रिवेंटिव का मतलब क्या? कि जैसे अब कोरोना आ गया तो इस पे रिसर्च हो। अगर मान लीजिए कोई और बीमारी कहीं उत्पन्न हो रही है तो हम रिसर्च किससे करवा रहे हैं? हम दूसरे जगह से डेटा उठाते हैं, हम दूसरे जगह से फार्मूला लेते हैं, हम उनसे कोरिलेशन करते हैं, तभी तो हम किसी दवा पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं। और ठीक सर है, वो पहले वो पेटेंट उसका करा लेते हैं और महंगे में हाँ, बेचते हैं। तो बस वही चीज, क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास दिमाग तो है। अब सरकार ने क्या किया है कि अब सरकार को जो भी डेटा है, यानी कि वो क्या करेगी, हर गांव से हमको डेटा लेने में दिक्कत नहीं होगी, उसके लिए एक डेटा सेंटर हर जगह जिले में डेटा सेंटर स्टेब्लिश करेगी कि कितने बीमार हैं लोग। जैसे अब की कोरोना में देखिए इतने लोग मर गए, सरकार के पास आंकड़े नहीं था। सरकार जो मन करता था वो निकालती थी, क्यों? क्योंकि उसके पास व्यवस्था नहीं थी, कहां से आंकड़ा निकाल। अब आपको लगा कि 2 लाख मरे हैं, लेकिन आपको हकीकत नहीं पता होगी कि हो सकता है कि इससे ज्यादा मरे हों। क्योंकि जब अमेरिका जैसे देश में 30 लाख मर गए 33 करोड़ जनसंख्या में, और ब्रिटेन और जर्मनी में, इटली में ये सारी चीज प्रक्रिया हो गई, तो हम तो सबसे ज्यादा 123 करोड़ जनसंख्या, लेकिन हम झेल लेते हैं हर चीज को। कहीं ना कहीं नेचर ने हमें पावर दी। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम क्या हैं, हम वीआईपी व्यवस्था में इतने नहीं रहते हैं। हम कहीं न कहीं मिट्टी के संपर्क में रहते हैं, हम कहीं न कहीं गंदगी के संपर्क में रहते हैं। और जब हम गंदगी के संपर्क में रहते हैं, तो ये मान के चलिए कि एटमॉस्फेयर के हिसाब से आदमी ढल जाता है, कहीं न कहीं हमारे अंदर इम्यूनिटी मजबूत है। तो अब यहाँ मुद्दा आया कि अब फिर देखिए पूरे कोरोना भर हमने कोई दवा नहीं खाई। अब फिर समझ में आ गया कि वही
घास फूस जो हमारी जंगलों वाली है वो बहुत काम की है, तो गिलो है, तुलसी पत्ता है, यही सब किए हैं साल भर हम, कहाँ दवा खाएं। ठीक है, तो स्थिति क्या है कि सबसे ज्यादा जो व्यवस्था बनाई गई है कि एक समावेशी बजट में स्वस्थ भारत और सशक्त भारत की संकल्पना के आधार पर यह बजट क्या किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये बजट जो है वो पूरी टोटली सबसे ज्यादा जो डिपेंडेंस है, यानी इस बजट का जो 6 पिलर है मेन, जिसपे सबसे ज्यादा पैसा लगाया गया है, और सबसे ज्यादा पैसा इन 6 में से सबसे नंबर 1 पे पैसा लगाया गया है, किस पे? हेल्थ पे। अब हेल्थ के लिए क्या-क्या प्रक्रिया होगी? हमारे पास अभी केवल 1 से 2 रिसर्च थे, वायरोलॉजी के, एक हैदराबाद में है, एक पुणे में, तो उसी पे डिपेंडेंसी है। तो हमने क्या किया, क्योंकि वायरोलॉजी का रिसर्च डेवलप करने के लिए हमें स्टैंडर्ड इक्विपमेंट चाहिए। अब मान लीजिए जो रिसर्च कर रहा है उसके लिए सूट भी तो चाहिए, पता चले एक वायरस चला गया, वो घर गया तो वो भी फैला दिया कोरोना की तरह। तो इसके लिए एक वेल मेंटेन्ड लैब चाहिए, सूट चाहिए और तमाम ऐसे उपकरण चाहिए। अब आप देखते हैं कि एक्सरे की मशीन अगर कायदे की खरीदी जाए बढ़िया, तो 4 करोड़ 3 करोड़ के नीचे नहीं मिलेगी स्टैंडर्ड क्वालिटी। तो हम जो वहां रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास सारे सिक्योरिटी मेजरमेंट होने चाहिए ना, और उसके लिए हमको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, और सरकार उतना कभी पास नहीं की। तो अब की जब झेल गई है सरकार, तो आप देखिए कि इस समय कोरोना में इतने वेंटिलेटर और ऑक्सीजन खरीदा गए हैं कि इतने समय खाली पड़े हैं, कोई सोने वाला नहीं, पहले था नहीं। तो कहीं न कहीं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब इस समय अगर आप हॉस्पिटल में जाएँगे तो सीधे-सीधे वो आपको पहले वेंटिलेटर खोजना पड़ता था, वो कहीं सीट नहीं है तो पूरे वेंटिलेटर खाली है, जाके कहीं ऑक्सीजन लगा के सो जाइए पूरे अस्पताल में, क्योंकि अब कोरोना वाले हैं। लेकिन इतना वेंटिलेटर हमको नहीं लग रहा कि सरकार अगर नॉर्मल कंडीशन होती तो इतनी अस्पतालों में व्यवस्था हो पाती। हो पाती? नहीं हो पाती। अब सोचते हैं वही ना सर। ठीक है। अब अरे 10 साल लग जाता है इतने वेंटिलेटर मंगाने में, जितना दूसरे देश से जहाज पे लद-लद के चला आया है कोरोना के टाइम में। तो कहीं न कहीं वो हमारे आगे के लिए फ़ायदेमंद है। अब हम उसका यूटिलाइज़ेशन कैसे करेंगे? हम तमाम चीज़ों को व्यवस्थित करेंगे, उसे अलग-अलग अस्पतालों में शिफ्ट करेंगे, हर जगह सीट की और बेड की व्यवस्था हो जाएगी, वेंटिलेटर होंगे, ऑक्सीजन होंगे। हमारी सुविधाओं के लिए हेल्थ की व्यवस्था उस पे बनाई जाएगी। तो हमने देखा क्या कि कहा जाता है कि जो प्रक्रिया आई है कि केंद्रीय बजट 2021-22 जो पेश किया गया है, इसे नए दशक का पहला बजट कहा जा रहा है तथा अप्रत्याशित, जिसकी कोई आशा नहीं थी, अप्रत्याशित कोविड संकट के मद्देनजर एक डिजिटल बजट भी है। यह समावेशी बजट स्वस्थ भारत और सशक्त भारत का मार्ग प्रशस्त करने के साथ-साथ कृषि एवं ग्रामीण विकास पर भी क्या है, विशेष ध्यान देता है। तो इसमें 3 चीजें क्या हैं? अभी हम लिखवाएंगे। पहली चीज क्या है? सशक्त भारत, यानी स्वस्थ भारत और सशक्त भारत। तो स्वस्थ होगा तो इसका मतलब कि सबसे पहली चीज, जब स्वस्थ होगा तब भी आदमी मजबूत होगा। अगर पता चले दिन भर बीमारी घेरे है तो आदमी काम भी नहीं कर पाएगा, और उसे अगर सुविधाएं मिलती हैं तो अच्छी बात है। दूसरी चीज है कि सशक्त कैसे होगा? अब ये देखिए कि अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो आप किसी प्राइवेट अस्पताल की ओर नजर करते हैं, क्योंकि सरकारी अस्पताल पे क्या है, इमरजेंसी में जाते हैं अगर आपके पास पैसा है। लेकिन अब क्या व्यवस्था बनाई जा रही है, यह प्रयास किया जा रहा है कि सरकारी अस्पतालों को इतना वेल मेंटेन कर दिया जाए कि हर व्यक्ति, जैसे अभी प्राइमरी स्कूल को वेल मेंटेन कर दिया जाए तो लोग सीएमएस और अंग्रेजी छोड़ के क्या सब प्राइमरी में पढ़े। तो आपको नहीं लगता कि हमारा पैसा बहुत ज्यादा बच जाएगा? ठीक है। जी सर। तो अगर मान लीजिए पैसा बच जाएगा, तो अगर स्कूल सही हो गया, अस्पताल सही हो गया, तो हम जितना साल भर में स्वास्थ्य पे खर्च करते हैं, कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो 10,000 लग गया, लेकिन अगर सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो 1,000 में वही काम हो जाएगा। अब ये बताइए कि हॉस्पिटल में कितना बच रहा है? 9,000 रुपया बच रहा है। ठीक है। जी सर। स्कूल की बात करें तो आप सीएमएस में अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाएंगे तो हमको लगता है कि 40-50 हजार रुपया साल का लग जाएगा। ठीक है। अगर वो प्राइमरी की व्यवस्था बन जाएगी तो हमारा 50,000 रुपया बचेगा। इसी तरह से अगर साल भर में हम 60,000 रुपया बचाते हैं तो हमने कहा कि जब सेविंग होगी तो इन्वेस्टमेंट होगा। आप उस पैसे से क्या करेंगे? कोई दूसरा काम करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। तो इसका मतलब कि जो लाइफ की स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ या लिविंग ऑफ लाइफ, वो क्या होगी? अच्छी होगी। तो स्थिति क्या बनेगी? तो सरकार इस पर ज्यादा फोकस करने का प्रयास कर रही है। तो यह समस्या धीरे धीरे समाप्त होगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि बजट की जो प्रक्रिया है मेनली 6 पिलर पर
आधारित है, जिसमें सबसे ज्यादा जो पैसा लगाया गया है वह किस पे लगाया गया है? हेल्थ एंड वेल बीइंग पर, स्वास्थ्य एवं कल्याण पर लगाया गया। अब आप लोग इस पे लिखिएगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, अंग्रेजी वाले लोग लिख लें, हिंदी वाले लोग लिखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, कामा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, Ministry of Finance is the nodal body responsible for preparing the budget। आप लोग भी लिखिएगा आर्थिक मामले का विभाग कामा वित्त मंत्रालय बजट की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। लिखेगा 1 फरवरी 2021 को केंद्रीय बजट, 1 फरवरी 2021 को केंद्रीय बजट, अंग्रेजी वाले लोग भी लिखेंगे बजट 2021-22, बजट 2021-22 is the first budget of the 1 फरवरी 2021 को केंद्रीय बजट 2021-22 पेश किया गया, जो इस नए दशक का पहला बजट है। इस नए दशक का पहला बजट है। दशक का मतलब क्या कि हम लोग 2020 से किधर बढ़ रहे हैं? 2030, ठीक है। इस दशक का नया पहला बजट है। बजट 2020-21 is the first budget of new decades and is also the first ever digital union bank। पहला बजट है जो कि एक डिजिटल बजट भी है। डिजिटल बजट ब्रैकेट में आप लोग लिख लेंगे पेपरलेस, जो कि एक डिजिटल बजट भी है। डिजिटल बजट भी है। आप लोग लिखिएगा कोविड संकट के मद्देनजर यह बजट समावेशी कामा स्वस्थ भारत, इसको इन्वर्टेड कामा में रखेंगे, स्वस्थ भारत, सशक्त भारत का मार्ग प्रशस्त करने के साथ साथ कृषि एवं ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान देता है। कृषि एवं ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान देता है। अंग्रेजी वाले लोग लिखेंगे दिस बजट which comes in the backdrop of unprecedented
unprecedented COVID-19 crisis reflects the firm commitment of the government to boost economic growth by investing in agriculture, rural development, and infrastructural development, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिखिएगा, ध्यान देता है। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स लिखवाए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। जो चीजें हमने आपको कंटेंट में बोला है उसमें देखिए जरा आप लोग उसको हाईलाइट करिए। हिंदी वाले लोग देखेंगे इसमें क्या क्या है। इसमें स्वस्थ भारत और सशक्त भारत का मार्ग प्रशस्त करने के साथ साथ 2 पॉइंट लिखवाए हमने, क्या? कृषि एवं ग्रामीण विकास, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग भी इसको हाईलाइट करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर को आप लोग नहीं हाईलाइट करेंगे, अंग्रेजी वाले लोग भी, क्योंकि विशेष ध्यान किस पे दिया गया है? एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हाँ, रूरल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया है, और 3rd पोजीशन पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है। अब देखिएगा कि जो यह बजट है इसमें आप लोग लिखिए पार्ट ए, भाग 1। अब अंग्रेजी वाले लोग थोड़ा सा कन्वर्ट करते जाएंगे क्योंकि दोनों बोलने में हमको बड़ी दिक्कत हो रही है आज। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा मैटर करिएगा, अभी बाकी हम चीजें लिखवाएंगे। लिखेगा हिंदी वाले लोग, यह बजट आत्मनिर्भर भारत का विजन प्रस्तुत करता है। यह बजट आत्मनिर्भर भारत का विजन प्रस्तुत करता है। इसमें किसानों की आय दुगनी करने, ये ध्यान रखिएगा, इन सबको हाईलाइट करके लिखिएगा। किसानों की आय दुगनी करने, कामा मजबूत अवसंरचना, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, कामा स्वस्थ भारत, सभी के लिए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी समावेशी विकास को महत्व प्रदान किया गया है। महत्व प्रदान किया गया है। तो यहां ध्यान रखिएगा, सरकार ने अभी किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य छोड़ा नहीं है, इसको विशेषता ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरी चीज कि एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें, स्वस्थ भारत ये अभी हम लोग देखेंगे, और सुशासन अभी आएगा जब हमने कहा कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, सुशासन और युवाओं के लिए अवसर। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये नौकरी से ही रिलेटेड हो, इंफ्रा पर वो खर्च करेगी तो कहीं ना कहीं आपको भी क्या है, प्राइवेट सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सभी के लिए शिक्षा की नीति बदली गई है, वो भी होगा। महिला सशक्तिकरण को विशेष ध्यान दिया गया है,
और इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब कि हर चीज का विकास समान रूप से हो। इन सारी चीजों पर क्या है जो है वो ज्यादा फोकस किया गया है। तो ये आपके बजट के कंटेंट थे, ठीक है। दूसरी चीज आती है, अब आप लोग हेडिंग डालेंगे वर्ष 2021-22 के बजट के 6 आधार स्तंभ। बजट प्रपोजल फॉर 2021-22 रेस्ट ऑन 6 पिलर्स। बजट 2021-22 के वर्ष 2021-22 के बजट के 6 आधार स्तंभ। 6 आधार स्तंभ। पहले तो इन 6 को लिख लीजिए। सबसे पहले किसको लिखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा किस पे खर्च किया गया? हेल्थ एंड वेलफेयर। हाँ ठीक है, स्वास्थ्य। ठीक है। तो हिंदी वाले लोग लिखेंगे स्वास्थ्य एवं कल्याण। कल्याण करने के बाद आप लिख करके खुशहाली भी लिख लीजिएगा। अंग्रेजी वाले लोग लिखेंगे हेल्थ एंड वेल बीइंग। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा भौतिक एवं वित्तीय पूंजी और अवसंरचना। भौतिक एवं वित्तीय पूंजी और अवसंरचना। फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा लिखेगा आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पायरेशनल इंडिया। आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। चौथा लिखेगा मानव पूंजी को फिर से ऊर्जावान बनाना। इसका क्या होगा? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नहीं, ये इकोनॉमी है, थोड़ा सा वर्ड अंग्रेजी वाला नहीं आएगा। ये आएगा रेन विग्रोट, क्या होगा? रेन विग्रोटिंग। स्पेलिंग लिख लीजिए इसकी REINVIGORATING। ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल हुआ। रिजुविनेट बोला जाता है। हाँ वही चीज है। हाँ TING लगा लीजिए, कंटिन्यू लगा लीजिएगा, क्योंकि यार दिक्कत ये है ना कि हमारे पास हिंदी वाला रहता है तो उसमें थोड़ा सा हमको कन्वर्ट करके बोलना रहता है तो दिक्कत हो जाती है। अगला पॉइंट लिखिएगा नवाचार और अनुसंधान विकास, इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नवाचार और अनुसंधान विकास। और लास्ट पॉइंट लिखेंगे न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक है। तो ये आपके क्या हैं? लास्ट 6 वाला पिलर क्या हैं। बोला सर? अब यहाँ न्यूनतम न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। सबसे पहली हेडिंग आप लोग डालेंगे, पहला वाला पॉइंट स्वास्थ्य एवं खुशहाली। उसमें क्या क्या है पॉइंटेड चीजें हम आपको बताते चलेंगे। स्वास्थ्य एवं खुशहाली, हेल्थ एंड वेलबींग। लिखेगा बजट में एक नई केंद्र प्रायोजित योजना। बजट में एक नई केंद्र प्रायोजित योजना पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। इसको इन्वर्टेड कामा में रखेंगे, अंग्रेजी वाले लोग अभी बोल रहे हैं, मिनट रुक जाइएगा। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना
का शुभारंभ किया गया। इसको तो एकदम दिमाग में बिठा लीजिएगा क्योंकि पहला पॉइंट है, बहुत हाईलाइट है, इससे क्वेश्चन जरूर बनेंगे। आप लोग लिखिएगा पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना a new centrally sponsored scheme, a new centrally sponsored scheme will be launched all institutions, all ना लिखिएगा, केवल इंस्टीट्यूशन लिखिएगा, all हटा दीजिए, इंस्टीट्यूशंस एंड क्रिएट न्यू इंस्टीट्यूशंस, create new institutions to cater, CATER है, ध्यान रखिएगा, to cater to detection and cure of new and emerging diseases. आप लोग पॉइंट में लिखिएगा यह 6 वर्षों में लगभग 64,180 करोड़ रुपए के, यह 6 वर्षों में, इट विल बी इंप्लीमेंटेड ओवर 6 ईयर, यह 6 वर्षों में लगभग 64,180 करोड़ रुपए के परिव्यय या शुद्ध हिंदी में उसे लिखेंगे तो खर्च, परिव्यय वाली केंद्र प्रायोजित योजना है। तो ध्यान रखिएगा यह कितने साल में टारगेट इसको पूरा करने का रखा गया है? 6 years। हाँ, इसमें पैसा लगेगा 64,180, मतलब केवल जो ये व्यवस्था बनाई जा रही है कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन खोले जाएंगे। इट विल बी इंप्लीमेंटेड ओवर 6 ईयर एंड विल बी in addition to the national health mission, will be addition to the national health mission। ठीक है, आगे लिखिएगा यह योजना, तीसरा पॉइंट, यह योजना प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक स्वास्थ्य प्रणाली की क्षमता विकसित करेगी, जिसमें मौजूदा राष्ट्रीय संस्थान मजबूत होंगे। अंग्रेजी वाले लोग लिखवा चुके हैं, ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट ही मजबूत होंगे और नए संस्थानों का सृजन होगा। इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ होगा कि बीमारियों की पहचान करने में आसानी होगी, ठीक, बीमारियों का इलाज करने में आसानी होगी, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। अब इसके तहत क्या क्या चीजें एक बार आएंगी? से रिपीट कर दो यहाँ से। स्वास्थ्य प्रणाली की क्षमता विकसित करेगी, जिसमें, इसके आगे, जिससे मौजूदा राष्ट्रीय संस्थान मजबूत होंगे, जो चल रहे हैं अस्पताल या इंस्टीट्यूशन, मेडिकल कॉलेज, उनमें सारे संसाधन बढ़ाए जाएंगे, मजबूत होंगे और नए संस्थानों का सृजन होगा, मतलब नए संस्थान और खोले जाएंगे। चलिए अब देखिएगा, इसमें पॉइंट लिखवाने जा रहे हैं जो कि आपके एक एक क्वेश्चन बनेंगे। तो अंग्रेजी वाले लोग इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ डेटा बोलने जा रहे हैं। लिखेगा, आप लोग लिखेगा, इस योजना के तहत किए जाने वाले मुख्य उपाय,
मेन इंटरवेंशन अंडर दिस स्कीम? इन्होंने सबसे पहले क्या किया है कि इन्होंने, देखिए, सबसे पहले इनको क्या जरूरत है कि पूरे भारत की व्यवस्था देखने के लिए, यानी हर जगह, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई ऐसी डिसीज फैली जो पूरे, मतलब जिस तरह से कोरोना फैला है, तो इसके लिए हर जगह, क्यों? क्योंकि अगर किसी को बीमारी हो जा रही है तो वो गांव से या तो लखनऊ आ रहा है या तो पटना जा रहा है, राजधानी में जो बड़े अस्पताल है या तो दिल्ली जा रहा है, तो सारे लोगों के पास वो सुविधाएं नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये लखनऊ दिल्ली वाली सुविधाएं हम क्या करें, हर जिले तक अगर पहुंचा दें तो हमें उसे प्रिवेंट करने या क्योर करने में आसानी होगी ना। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया कि 602 जिले उसने छांट लिए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, यानी कि 602 जिलों में 12 केंद्रीय संस्थानों में गंभीर बीमारियों की देखभाल से जुड़े अस्पताल के ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे। यानी कि उनका अलग से क्या होगा, रिसर्च होगा। अगर मान लीजिए कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड डिसीज आती है तो उसके लिए क्या है, ये 12 केंद्रीय संस्थान क्या करेंगे, उन सारे 602 जिलों में जो अस्पताल हैं उनको क्या करेंगे, गाइडेंस या रेगुलेशन देंगे। क्योंकि 12 हो गए तो जरूरी नहीं है कि लखनऊ और दिल्ली पहुंचिए, वो सारी सुविधाएं उनको वहां पर क्या है, जैसे अस्पतालों को भी तो गाइडेंस देना पड़ता है। अभी कोरोना आया था, किसी के पास जानकारी है नहीं, तो जो जो बड़े बड़े अस्पताल थे उन्होंने रिसर्च करके कहा कि नहीं, उनको गर्म पानी पिलाइए, इस तरह के प्रिवेंशन दीजिए, ये चीज करिए, दवा काम नहीं कर रही है तो काढ़ा पिलाइए, उनको ठंडी में मत रखिए, गर्म पानी पिलाइए। ये सारी चीजों की जो व्यवस्था है, जब तक दवा नहीं बन जा रही है तब तक सारी व्यवस्था ये 12 केंद्रीय संस्थान करेंगे। तो कितने जिलों में, डेटा याद रखिएगा, 602 जिलों में। पहला पॉइंट लिखिएगा कि 602 जिलों 602 जिलों 602 जिलों और 12 केंद्रीय संस्थानों में 12 केंद्रीय संस्थानों में गंभीर बीमारी की देखभाल से जुड़े अस्पताल ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे। तो आपको डेटा भर याद रखना, ध्यान रखिएगा। सर गंभीर आगे क्या बताया सर? गंभीर बीमारी की देखभाल से जुड़े अस्पताल, हॉस्पिटल ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे। अस्पताल स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होगा, हम आपको ओवरऑल बता दें कि पूरे भारत में 4 वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाएंगे, जहां पर केवल किस पे रिसर्च होता है, वायरस पे, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, एक पुणे वाला है, वहीं के, हाँ, तो जहां पर वायरोलॉजी की स्थिति आएगी तो इसका मतलब कि जो साउथ एशिया वाला रीजन है, और ये किसकी सहायता से खोले जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, ध्यान रखिएगा, ये खोले जाएंगे WHO की सहायता से, ठीक है। तो WHO की सहायता से जो 4 वायरोलॉजी सेंटर खोले जाएंगे भारत में, वो क्या करेंगे, वो किसको कवर करेंगे, पूरे साउथ एशिया को। यानी साउथ एशिया में अगर कहीं भी बीमारी फैलती है तो उसका डेटा हम, भारत में 4 वायरोलॉजी सेंटर बन जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं और देशों की डिपेंडेंसी किसके ऊपर बढ़ेगी, हमारे ऊपर बढ़ेगी। और हम अगर रिसर्च कर रहे हैं तो उसका मतलब कि उसका सोल्यूशन सबसे पहले किसके पास आएगा, जैसे यूरोप में, अमेरिका में अपने आप में है, ठीक है, चाइना में भी है। तो हमारे पास इस वायरोलॉजी सेंटर की कमी थी, तो इसलिए WHO की सहायता से क्या होगा कि 4 वायरोलॉजी सेंटर खोले जाएंगे। और दूसरी चीज आती है कि और सारी चीजें होंगी कि स्वास्थ्य, जैसे आप लोग कभी कभी देखिए कि स्वास्थ्य, जब पैसा निकालना रहता था बीच में, बैंक ने मोबाइल ATM भी तो चलाया था, कि वो क्या है, गाड़ी लेके जाएंगे, जिसको अपने गांव में एक एक दिन जाएंगे, एक एक गांव में जिसको पैसा निकालना है वो ATM से, उसी गाड़ी वाले ATM से निकाल सकता है पैसा। तो इसका मतलब कि यहाँ इन्होंने व्यवस्था बनाई है कि 2 मोबाइल अस्पतालों की भी स्थापना की जाएगी। अभी लिखेंगे नहीं डेटा, सब हम बता रहे हैं। 2 मोबाइल अस्पताल, ऐसे अस्पताल जो क्या कर सकें, पहुंच सकें, आदमी को जाने की जरूरत नहीं है, पूरा अस्पताल पहुंच सके उस गांव में या उस क्षेत्र में। दूसरी चीज आती है कि जैव सुरक्षा स्तर 3 की 9 प्रयोगशालाओं और विषाणु विज्ञान के लिए 4 क्षेत्रीय
राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की जाएगी। तो हमने देखा क्या कि 602 जिले चिन्हित किए गए हैं, जिसमें 12 केंद्रीय संस्थान खोले जाएंगे। पूरे भारत में 4 वायरोलॉजी सेंटर खोले जाएंगे, जिसे विषाणु विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो स्थिति क्या आती है कि 9 टोटल मिला के क्या है, 9 प्रयोगशाला जहां पर प्रयोग होगा, और 4 ऐसी प्रयोगशाला जहां पर सिर्फ वायरस का क्या किया जाएगा, रिसर्च किया जाएगा। इसके लिए यह व्यवस्था बनाई गई है। तो आगे आप लोग लिखेंगे अगला पॉइंट, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र एनसीडीसी, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र इसकी 5 क्षेत्रीय शाखाओं और 20 महानगरों में स्थित स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों को मजबूत किया जाएगा। और 20 महानगरों में स्थित स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों को मजबूत किया जाएगा। मजबूत किया जाएगा। अंग्रेजी वाले लोग देख लीजिए, एक बार हम बोल दे रहे हैं, डेटा आप लोग देख लीजिएगा, उसमें जो बोले हैं, कह रहा है कि सिटिंग अप इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, स्ट्रेंथिंग ऑफ द नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एनसीडीसी। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो 5 क्षेत्रीय, आप लोगों को अगर समझ में आए तो एक काम करिएगा, एनसीडीसी लिखने के बाद एनसीडीसी के अंतर्गत 5 लिखेंगे रीजनल, और 20 महानगर वाली जो इंस्पेक्शन करेंगी हेल्थ का वो होंगी। तो किसके अंतर्गत ये काम करेंगी, एनसीडीसी के अंतर्गत। ठीक है, सब नहीं समझ में आ रहा है इंग्लिश वालों को, सब नहीं समझ में आ रहा है, सब घौच पौच हो जा रहा है। अरे भाई आप लोग देखिए, एनसीडीसी में लिखेंगे नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, उसके अंतर्गत अंडर दिस 5 रीजनल ब्रांचेस खोली जाएंगी, और जो 20 महानगर चिन्हित किए गए हैं वहां पर स्वास्थ्य निगरानी के लिए इकाइयां जो पहले से इस्टेब्लिश हैं उनको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। यहां पर आप लोगों को 5 क्षेत्रीय यानी 5 रीजनल ब्रांचेस किसकी खोली जाएंगी, एनसीडीसी की, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल। सर जो आप 20 बोल रहे हो वो पहले एनसीडीसी के अंडर नहीं थे, अब एनसीडीसी के अंडर होंगे। हाँ, ये देखिए क्या है, ये 20 महानगरों में पहले से ही ऑलरेडी स्थित थी ये, मतलब, लेकिन ये एनसीडीसी के अंतर्गत नहीं काम कर रही थी, ये भी स्वास्थ्य की निगरानी कर रही थी। लेकिन अब जो ये 5 खोली जा रही हैं, ये क्या है, 5 शाखा और 20 महानगरों में जो अलग एक निगरानी करती है, मतलब ये दूसरी इकाई है जो स्वास्थ्य निगरानी 20 महानगरों में कर रही है। ये दूसरी ब्रांच है, ये सरकार की अलग ब्रांच है। लेकिन जो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र है, ये सेंट्रल की बहुत बड़ी एक क्या है, डिपार्टमेंट है, जिसमें क्या है कि अगर इसकी ब्रांच खोली जा रही है तो वह बहुत बड़े लेवल पर काम करेगी। तो जो एनसीडीसी की 5 क्षेत्रीय जो हैं वो क्या हैं, इकाइयां खोली जाएंगी, यानी 5 क्षेत्रीय ब्रांच खोली जाएंगी, किसकी, एनसीडीसी की, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल की 5 ब्रांचेस और जिलों में खोली जाएंगी। क्लियर हुआ? यस। चलिए आगे बोलते हैं। अरे क्लियर इसीलिए डेटा बोले हैं, समझ लीजिए कि 20 इकाइयां तो स्वास्थ्य पर निगरानी ऑलरेडी पहले से कर रही हैं, और एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट की जो ब्रांचेस हैं उसकी अभी उसका ब्रांचेस अभी नहीं खोली गई थी, तो उसकी ब्रांच खोली जाएगी 5, मतलब वो हो गई ब्रांचेस किसकी, एनसीडीसी की। राष्ट्रीय रोग यानी राष्ट्रीय स्तर की जो 5 ब्रांचेज हैं वो और खोली जाएंगी। अगला पॉइंट लिखिएगा, सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को, इसको हम बोल दे रहे हैं, आप लोग परेशान मत होइएगा, सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को आपस में जोड़ने के लिए
आपस में जोड़ने के लिए एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल, एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल, स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का विस्तार सभी राज्यों आब्लिक केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा, आब्लिक केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा। आप लोग लिखिएगा एक्सपेंशन ऑफ द इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल, एक्सपेंशन ऑफ द इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल टू ऑल स्टेट्स oblique UTs to connect all public health labs, ओके सर। ठीक है। आगे लिखिएगा जैव स्तर, उसके बाद डैश करिएगा उसके आगे, जैव स्तर बायोस्टेज। आगे लिखिएगा 9 प्रयोगशाला उसके बाद 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान, 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान, ब्रैकेट में लिखेंगे विषाणु विज्ञान। आप लोग लिखिएगा सर 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान, और वो 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान क्या हैं? विषाणु विज्ञान केंद्र, ध्यान रखिएगा, विषाणु विज्ञान केंद्र। यानी 9 प्रयोगशाला नॉर्मल बीमारी के लिए, और जो 4 प्रयोगशाला है स्पेशली वो किसके लिए? उसमें सिर्फ रिसर्च होगा किसका? वायरस का। ठीक है सर सारे WHO के अंडर ही है ये, या नहीं, फिर वो 4 ही WHO के अंडर होगा? वो जो 4 आएंगे भी लिखवा रहे हैं, लिखेगा सिटिंग अप अ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ, नेशनल सिटिंग अप अ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ comma a regional research platform, a regional research platform ब्रैकेट में लिखिएगा वायरोलॉजी, रिसर्च प्लेटफॉर्म फॉर WHO, फॉर WHO, साउथ ईस्ट एशिया रीजन एसेट्रा। आप लोग भी लिख लीजिएगा, ये जो इसमें है कि ये किसकी सहायता से बनाया जाएगा, इसमें सहयोग कौन दे रहा है? WHO। हाँ, WHO। ठीक है। सर सेंटेंस थोड़ा बता दीजिए एक बार। जैव स्तर 9 प्रयोगशाला 4 राष्ट्रीय संस्थान WHO की तरह बनाया जा रहा है, ऐसे लिखना। WHO इसमें हेल्प करेगा। ये जो 4 वायरोलॉजी संस्थान हैं विषाणु विज्ञान, इसमें WHO हेल्प करेगा, और ये पूरा साउथ एशिया का रीजन जो है ये कवर करेगा, क्योंकि अभी इतनी कैपेसिटी किसी के पास नहीं है, छोटे देशों के पास, कि भारत के अलावा यह जिम्मेदारी कोई ले, और चाइना को देंगे नहीं, क्योंकि चाइना तो ऑलरेडी अगर बना भी लेगा तो पता चलेगा सारी बीमारी वहीं फैल रही है, तो बतावे नहीं करेगा। तो यानी कि जो साउथ एशिया रीजन है उसको कवर करने के लिए 4 वायरोलॉजी सेंटर बनेगा, जिसमें WHO भी इसकी क्या करेगा, भारत की क्या करेगा, मदद करेगा, उसके हेल्प से बनेगा। ठीक है। अब आते हैं, जरा देखते हैं कि सरकार ने क्या किया है, कि वैक्सीन के लिए कितना पैसा पास किया है। आप लोग लिखिएगा टीका, उसी में
टीका। इसमें लिखेगा वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान में प्रोविजन ऑफ RS 35,000 करोड़ मेड फॉर COVID-19 वैक्सीन इन बजट एस्टिमेट 2021-22। बजट वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान में कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ध्यान रखिएगा, अगर घटेगी तो सरकार ने वादा किया है कि हम और देंगे। कितना बताया सर? 35,000 करोड़। अंग्रेजी वाले लोग लिख लिए हैं ना? कोविड-19 वैक्सीन की बात कर रहे हैं। कोविड-19 वैक्सीन इन बजट एस्टिमेट 2021-22। ठीक है, इसमें देखिएगा तो हमने देख लिया क्या, हमने स्वास्थ्य पे जो भी चीजें थी, कितने जिले चिन्हित किए गए हैं 602। ठीक है, वायरोलॉजी सेंटर कितने बनेंगे 4, और नॉर्मल प्रयोगशाला कितनी बनेगी 9। ठीक है, और उसके बाद क्या स्थिति आई है इसमें कि राष्ट्रीय जो NCDC है उसके तहत कितनी ब्रांचेस बनाई जाएंगी 5। 5। और ये सारी चीजें हम लोगों ने इसमें देखा, और ये सारा प्रोसेस जो है वो कितने वर्षों में किया जाएगा 6 वर्षों में। 6 वर्षों में किया जाएगा। तो हमने देख लिया स्वास्थ्य। अब हम आते हैं कल्याण या खुशहाली पे, न्यूट्रिशन। आप लोग लिखिएगा न्यूट्रिशन मिशन, पोषण न्यूट्रिशन मिशन 2.0। 2.0 इसके पहले एक मिशन चल रहा था, इसलिए वो 1 था, इसको उसी में डाल दिया गया है, तो 1 + 1 हो गया क्या 2.0। तो ध्यान रखिएगा, जो मिशन पोषण है उसको हमेशा नाम आप देंगे 2.0 से। न्यूट्रिशन लिखिएगा पूरक पोषण कार्यक्रम। पूरक पोषण कार्यक्रम आप लोग लिखिएगा गवर्नमेंट विल मर्ज द सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम। गवर्नमेंट विल मर्ज द सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड द पोषण अभियान। पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान दोनों को ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिशन पोषण 2.0 में निम्नलिखित में से किसका किसका विलय किया गया है, और किसका, या ये भी पूछेगा कि मिशन पोषण 2.0 निर्मित हुआ है किसके मिलने से। पहले तो एक कार्यक्रम चल रहा था पूरक पोषण कार्यक्रम प्लस पोषण अभियान का आपस में विलय कर मिशन पोषण 2.0 को लॉन्च किया जाएगा। गवर्नमेंट विल मर्ज द सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड द पोषण अभियान and launch the mission Poshan 2.0 to strength nutritional content, delivery, outreach and outcome। आप लोग लिखिएगा उद्देश्य में, लिखिए क्या है उसका उद्देश्य। लिखिएगा पोषक तत्वों को बढ़ाने के साथ साथ इसकी डिलीवरी, पहुंच एवं परिणाम को बेहतर करना। अंग्रेजी वाले लोग लिखे हैं सर स्ट्रेंथ के आगे बता दीजिए एक बार।
न्यूट्रिशनल कंटेंट कामा डिलीवरी कामा आउटरीच एंड आउटकम। अब ये ध्यान रखिएगा, उसमें एक डेटा लिख लीजिएगा, 112 जिलों के जो 112 जिले चिन्हित किए गए हैं कि यहां पर यह प्रोग्राम लिया जाएगा। मतलब 112 जिले, अभी स्टार्टिंग में कितने जिले हैं, अंग्रेजी वाले लोग भी लिख लेंगे, 112 आकांक्षी जिले यानी एक्सपेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो सरकार ने कितना डिसाइड किया है, 112। तो ये बताइए कि पोषण के लिए हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी, पोषण बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, पानी भी तो शुद्ध होना चाहिए, न्यूट्रिशन तभी तो मिलेगा। ठीक है, बैलेंस डाइट। हाँ, और उसके बाद स्थिति क्या आती है कि पॉल्यूशन भी तो समाप्त करना पड़ेगा, तभी तो स्वास्थ्य बनेगा। तो मिशन पोषण 2.0 ऐसे नहीं आ जाएगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत, ये दोनों अपनाना पड़ेगा। क्योंकि न्यूट्रिशन और पोषण का मतलब केवल खाना ही थोड़ी ना, पता चले खा रहे हो जी रहे हैं कचड़े में, तो बीमारी तो घेरे रहेगी। वायरोलॉजी कितनी भी स्थापना करेंगे, पहले आदमी के रहन सहन पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा कि मिशन पोषण के अंतर्गत क्या है, जलापूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज होगी, जल की जो आपूर्ति होगी वो शुद्ध रूप से सार्वजनिक सरकार के द्वारा किया जाएगा। इसे अगले 5 वर्षों में प्रोग्राम बनाया गया है कि जो जल की व्यवस्था बनाई जाएगी वो 5 साल में व्यवस्थित की जाएगी। इसके लिए 2,87,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा अगले 5 साल। दूसरी चीज ये ध्यान रखिए कि बजट में 2.86 घरों में 2.86 करोड़ घरों में नलों के कनेक्शन के साथ साथ 4,378, कोई डेटा मत लिखिए, अभी समझ लीजिए, ठीक है, अभी हम सब लिखवा रहे हैं मैडम, आप परेशान मत होइए, पहले समझिए, तो लिखवाने में कोई बात थोड़ी नहीं। देखिए, हमने क्या कहा कि जो पोषण है वो तभी आएगा जब आपके पास स्वस्थ भोजन, स्वस्थ हवा, ठीक है, स्वच्छ पानी, ये सारी चीजें भी उस न्यूट्रिशन के साथ होनी चाहिए। तो हमने कहा कि जो बजट पास हुआ है वो लगभग 2,87,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है कि हम हर जिले में, हर घर में क्या है, पानी पहुंचाएंगे। उसके लिए लगभग देखा जाए तो अगले 5 वर्षों में ये सारा काम किया जाएगा। उस कार्य में क्या किया जाएगा कि कम से कम 2.86 करोड़ घरों में नलों के कनेक्शन को बनाया जाएगा और साथ ही 4,378 शहरी निकाय, स्थानीय निकाय जो होते हैं उसमें सार्वभौमिक जल की आपूर्ति की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जानते हैं क्या है कि थोड़ा भी पेन और वो सारी चीजें होती, पेन उन तो बताने में थोड़ा सा अच्छा लगता, तो इसलिए क्योंकि लैंग्वेज ही सब यूज करना पड़ रहा है। तो अब देखिए कि यहाँ पर ये सारी चीजें होंगी और उसके बाद 500 अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट का प्रबंधन किया जाएगा, यानी जो 500 शहर छांटे गए हैं उसमें कचड़े का निपटान किया जाएगा, ठीक। और उसके बाद इसमें स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत की भी प्रक्रिया आएगी, स्क्रैप नीति बनाई जाएगी। तो मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत हिंदी वाले लोग लिखेंगे जलापूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज, जल आपूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज। आप लोग लिखेंगे स्क्रैपिंग पॉलिसी एंड क्लीन एयर। दूसरा पॉइंट लिखेंगे स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, अंग्रेजी वाले लोग तो वही लिखेंगे, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत। सर स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत। और आप लोग भी लिखेंगे स्क्रैप नीति। स्क्रैप नीति, स्क्रैप नीति क्या है बता दे रहे हैं, ये पॉल्यूशन से संबंधित है।
पॉल्यूशन से संबंधित का मतलब कि अब नया नियम ये आ गया है कि पुराने और अनुपयुक्त पाए जाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाए जाने की प्रक्रिया आ रही है। स्वैच्छिक वाहन स्क्रैप नीति की भी घोषणा की गई है। अब क्या होगा कि निजी वाहनों के मामले में 20 साल बाद और वाणिज्यिक जो कमर्शियल वाहन है उनको 15 साल बाद स्वचालित फिटनेस केंद्रों से फिटनेस परीक्षण कराए जाने का प्रावधान किया गया है। यानी अब 25 साल वाली मोटरसाइकिल और ऑटो लेके धुआं फेंकते हुए सड़क पे नहीं चल पाएंगे। तो ये है स्क्रैप नीति। तो अब यहां ध्यान रखिएगा, इसमें जो बजट पास किया गया है कि जो इसमें जो स्वस्थ जो मिशन 2.0 है, इसमें क्या क्या है आप इसको थोड़ा सा एक नोट करके कहीं लिख लीजिएगा। ये तीन तो हमने मेन बोल दिया, क्या क्या कि जलापूर्ति की सार्वजनिक कवरेज और पुराने वाहनों का हटाना, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत। तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या किया गया है कि पहला तो लिखिएगा संपूर्ण गंदे जल का संशोधन करना, गंदे जल का संशोधन करना, सिंगल यूज प्लास्टिक में कमी लाना, तीसरा वायु प्रदूषण में कमी लाना, वायु प्रदूषण में कमी लाना, और बड़े बड़े कचरा स्थलों का बायो रीमेडिएशन, बड़े बड़े कचरा स्थलों का बायो रीमेडिएशन। जैविकोपचार। हाँ, बड़े बड़े कचरा क्या बताया था सर? बड़े बड़े कचरा स्थलों का बायो रीमेडिएशन करना। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आते हैं हम लोग, दूसरी हेडिंग डालेंगे। तो हमने यहाँ पर जो स्वस्थ भारत, और ध्यान रखिएगा एक चीज और याद रखिएगा कि जो बजट पास किया गया है पिछले साल से 137% ज्यादा स्वास्थ्य और ये जो हेल्थ एंड वेल बीइंग का बजट जो पैसा पास हुआ है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये बड़ा फेमस हो जा रहा है क्योंकि ये सबसे ज्यादा पैसा पास किया गया इसके लिए, तो पिछली बार लगभग 94 था और अब की बार ये दूना से ज्यादा हो गया है। तो ध्यान रखिएगा कि इस बार जो स्वास्थ्य और यानी हेल्थ और वेल बीइंग पर कितने प्रतिशत अधिक पैसा पास किया गया है, तो ये कितना है 137%। इसको ध्यान रखिएगा डेटा। सर न्यूट्रिशन मिशन के लिए कितना खर्च करेंगे आपने कहा डेटा रखने? क्या कर रहे हैं? कितना खर्च करेंगे न्यूट्रिशन मिशन पे आप? किस मिशन पे? इस पे न्यूट्रिशन पे? हाँ, आपने कहा कितना? न्यूट्रिशन मिशन पे अभी हम बता दे रहे हैं, जो पैसा है उसका डेटा अभी हम आपको बाद में बता देंगे क्योंकि अभी हमारे पास है नहीं। ठीक है, पिछले साल जो है वो 94,000 करोड़ कुछ खर्च किया गया था। अब की साल उसका समझ लीजिएगा कि 94 का मतलब क्या हुआ कि उससे दुगना से दुगना, मतलब दुगना से सवा तक 137%, उससे डबल रुपया खर्च किया जा रहा है। तो वो बढ़ गया है कि पिछले से कितना परसेंट ज्यादा है, तो ध्यान रखिएगा 137%। तो अगर मान लीजिए 94 रख दें तो 100% वैसे हो गया, तो 9 दूनी 18 यानी 2,37,000 या 35,000 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है, और पिछली बार लगभग 94 समथिंग खर्च किया गया था। तो इसीलिए 137% ये खर्च किया जा रहा है।
अब आप लोग दूसरी हेडिंग डालिएगा, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक एवं वित्तीय पूंजी व अवसंरचना। अवसंरचना दूसरा पॉइंट सर जो आप एक लोगों ही ने, सर हाँ? थोड़ा डाउट्स थोड़ा क्लियर कर दीजिए। बोलिए। पिछली बार 94% खर्च किया गया था, 94% इस बार नहीं, 137। 94% नहीं, 94,000 कुछ करोड़ रुपया खर्च किया गया था। अच्छा, अब और की इस बार साल, अब ये इसका 94,000 का 137% कर लीजिए, कितना हो गया? तो 94,000 अच्छा। करोड़ फिर उसमें जोड़ दिया जाए तो 100% हो गया, बढ़ गया। तो 9 दूनी 18 और 4 4 8, एक लगभग 1,89,000 तो 100% ही हो गया। और उसके बाद 37% और जोड़ लिया, यानी 2,27,000 करोड़ समथिंग कुछ पैसा खर्च किया गया है। तो पिछली बार से 137% ज्यादा इस पे पैसा खर्च किया गया है। ठीक ठीक ठीक, आ गया। थैंक यू। चलिए, आत्मनिर्भर भारत उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, ध्यान रखिएगा ये भी आत्मनिर्भर भारत के ही अंतर्गत सारी चीजें आ रही हैं। फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन सी योजना बताई सर इसके अंतर्गत? आत्मनिर्भर भारत प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत ही आएगी। और इस आत्मनिर्भर, क्योंकि पहला वाला भी तो वही है, हमने बजट में शुरू से लिखवा दिया था कि जो सारी चीजें होंगी वो किसके आधार पर होंगी? आत्मनिर्भर भारत पे, यानी हम सेल्फ डिपेंड होंगे हर सेक्टर में। तो ये भी आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत ही आएगा, लेकिन इसमें जुड़ जाएगा PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। अंग्रेजी वाले लोग ध्यान रखेंगे, आत्मनिर्भर भारत डैश प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। और हिंदी वाले लोग इसको लिखेंगे उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना। इसे शॉर्ट में आप लोग PLI लिखेंगे। ठीक, पॉइंट में लिखिए। अब तो इसका मतलब कि ये किस सेक्टर से संबंधित है? सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर से संबंधित होगा। तो इसका मतलब कि इन्वेस्टमेंट वाली बात आएगी। तो पहले लिखिएगा कि 1,97,000, क्या बोल रहे हैं कुछ, 1,97,000 करोड़ रुपया, 1,97,000 करोड़ रुपया आप लोग लिखिएगा RS रुपीस 1.97 लाख करोड़, हजार हम बोल दिए हैं, वहां लाख ही लिखा जाएगा क्योंकि 97,000 है। तो जो वर्ड लिखा जाएगा, हिंदी वाले लोग ध्यान रखेंगे, 1 लाख है और 97,000 है, लेकिन हजार नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? लाख ही लिखते हैं ना, ठीक है। लेकिन उसको अगर आप समझेंगे व्यवहारिक रूप से तो 1,97,000 है, लेकिन वर्ड में आप लाख ही लिखेंगे। रुपीस 1.97 लाख करोड़ in next 5 year for PLI scheme in 13 sectors। आप लोग क्या लिखे हैं? 1,57,000 करोड़ रुपए, करोड़ रुपया PLI स्कीम के अंतर्गत, यानी उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत, PLI स्कीम के अंतर्गत 13 सेक्टर में, 13 क्षेत्रों में, 13 क्षेत्रों में लगाया जाएगा जिसकी अवधि 5 साल है। यानी ये सारा पैसा कितने साल में लगेगा? 5 साल में लगेगा। ठीक है,
स्कीम की घोषणा की गई, अगले 5 वर्ष में ये सारी चीजें होंगी। अब इसमें क्या होगा, आप लोग लिखेगा, इस पहल से महत्वपूर्ण सेक्टरों में व्यापक उत्पादन इस पहल से महत्वपूर्ण सेक्टरों में व्यापक उत्पादन स्तर हासिल होगा। आप लोग लिखिएगा, अंग्रेजी वाले लोग, उत्पादन स्तर। मैडम आप म्यूजिक में बोल रही हैं, थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है। सर रिपीट कर दीजिए एक बार। अच्छा ठीक है, हम बोल रहे हैं। ठीक है। लिखिएगा, इस पहल से महत्वपूर्ण। समझ गए समझ गए। ठीक है, हो गया। बोल रहे हैं दोबारा। लिखेगा, इस पहल से महत्वपूर्ण सेक्टरों में, इस पहल से महत्वपूर्ण सेक्टरों में व्यापक उत्पादन स्तर हासिल होगा। इस पहल से महत्वपूर्ण सेक्टरों में व्यापक उत्पादन स्तर हासिल होगा, कामा वैश्विक स्तर की दिग्गज कंपनियों का सृजन होगा। वैश्विक स्तर की दिग्गज कंपनियों का सृजन होगा और देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा, और देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। अंग्रेजी वाले लोग लिखेंगे, टू क्रिएट एंड नर्चर मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल कैंपेन्स, NURTUR ही है, ध्यान रखिएगा, नेचर ने लिखिएगा, NURTURE, मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल कैंपेन्स फॉर एन आत्मनिर्भर भारत, कामा करके लिखिएगा उसी में, टू हेल्प मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज become an integral part of global supply chain, become an integral part of global supply chain, ग्लोबल सप्लाई चेन। तो ध्यान रखिएगा, पीएलआई योजना के तहत कितने सेक्टर में पैसा लगाने की बात की गई है। आप लोग तुरंत नीचे ग्राफ बना लिया करिए, जब हम बोलते हैं पीएलआई तो पीएलआई लिखिए, पीएलआई में सेक्टर कितने बटेंगे, 13। कितना पैसा लगाया जाएगा, 1.97 लाख। तीसरा पॉइंट लिखिएगा क्या, कि ये कितने दिन में प्लान किया गया है, 5 साल में। ठीक है, तो ये 3 डेटा याद रखिएगा हमेशा, जब अगर लिखवा रहे हैं तो हम आपको बाद में ही बता देते हैं कि पीएलआई स्कीम के तहत 5 साल लगेगा, पैसा 1.97 लाख करोड़ है, और इसमें कितने सेक्टर पे खर्च किया जाएगा, 13 सेक्टरों पर खर्च किया जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर 13 सेक्टर में सरकार पैसा लगाती है तो इसका मतलब कि इसमें स्कीम है, कुछ चीजें उन्हें दी जाएगी। तो इसका मतलब कि जब एक इन्वेस्टर के लिए क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, डिमांड चाहिए, डिमांड भारत में है ही। तो इसका मतलब कि इन सारी चीजों का एटमॉस्फेयर सरकार बना रही है। तो जब ऐसी व्यवस्था होगी तो बाहर की भी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आके क्या करेंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी। अब आप हल्के में नहीं है, टेस्ला जैसी कंपनी भारत में आ चुकी है, तो इसका मतलब कि टेस्ला आ गई तो धीरे धीरे और भी कंपनियां क्या है, आना प्रारंभ होगी। सरकार धीरे धीरे इन सारी चीजों की व्यवस्था कर रही है। अब देखिए दूसरी योजना क्या है, मित्र योजना। लिखिएगा, इसके अंतर्गत मित्र, हिंदी वाले लोग भी लिखेंगे और अंग्रेजी वाले भी लोग लिखेंगे MITR, मित्र। और इसका फुल फॉर्म लिखेंगे मित्र का, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स।
MITRA, मित्र लिखिएगा, MITRA। तो टेक्सटाइल के आगे पार्क्स, PARKS, पार्क्स। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आ रही है? PLI। ठीक है, तो अब ये बताइए कि PLI जो व्यवस्था है वो मेन है, ठीक है, तो ये एडिशनल होगी ना। इसमें क्या किया गया है कि वस्त्र उद्योग हेतु मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क योजना की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है कि उद्योग, वस्त्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी यानी कंपटीशन में लाना और बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित कर और रोजगार का सृजन करना। इसमें एक वर्ड दिया गया है, लगाओ और चलाओ। ठीक है, यानी कि लगाओ और चलाओ सुविधाओं से युक्त विश्व स्तरीय अवसंरचना का निर्माण होगा, जिससे निर्यात के क्षेत्र में वैश्विक और दिग्गज कंपनियां अस्तित्व में आएंगी। इसमें केवल एक पॉइंट लिखेंगे, हिंदी वाले लोग लिखेंगे कि इस क्षेत्र के विकास हेतु 3 वर्षों में 7 वस्त्र पार्क स्थापित करने की योजना है। 7 टेक्सटाइल पार्क टू बी established over 3 years। सर प्लीज रिपीट कर दीजिए। 7 textile parks to be established over 3 years। हिंदी में जी लिखिएगा, इस क्षेत्र के विकास हेतु 3 वर्षों में 7 वस्त्र पार्क स्थापित करने की योजना है। योजना है। ये सारे क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखिएगा। इसको फिर आप लोग हाईलाइट कर लेंगे क्या, मित्र लिख के उसे सर्किल में डाल के लिख देंगे 3 ईयर का प्लान है, और क्या है, कितने का निर्माण होगा, 7 वस्त्र पार्क स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं, कहाँ पे ये नहीं अभी क्लियर किया? क्या चीज, क्या नहीं, चीज? पार्क कहाँ पे खुलेंगे टेक्सटाइल पार्क? नहीं अभी नहीं, ये सब चीजें जब आएंगी तब वो निर्णय होगा। अच्छा ठीक है, आगे अब आते हैं हम लोग अवसंरचना पर, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, सीधे सीधे ध्यान रखिएगा, लिखेगा कि दिसंबर, सुनिएगा पहले, दिसंबर 2019 में घोषित राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP का विस्तार कितनी परियोजनाओं को शामिल करके किया गया है? ध्यान रखिएगा, इसमें 7400 और परियोजनाओं को शामिल कर लिया गया है। यानी कि जो एक बनी थी कि पाइपलाइन NIP का जो व्यवस्था था कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ये बनी थी दिसंबर 2019 में। अब इसमें क्या किया गया कि उस पाइपलाइन, यानी अवसंरचना का मतलब क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसमें छोटे छोटे चीजों को, छोटे छोटे उद्योगों को, सबको जोड़ लिया गया है। जितने अलग अलग सेक्टर में जितने छोटे छोटे इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा था, सबको एक स्कीम के तहत ला दिया गया। फिर हमने एक बार आपको बताया था, कौन सा स्कीम, अम्ब्रेला, याद आया? तो इसका मतलब, छत्र योजना। हाँ ठीक है, तो जो ये सारी, हाँ तो ये जो है, इसमें जो है वो आपको डेटा भर याद रखना है कि अवसंरचना में क्या किया गया। लिखिएगा, दिसंबर 2019 में घोषित, आप लोग लिखिएगा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, दिसंबर 2019 में घोषित राष्ट्रीय अवसंरचना पाइप, हिंदी वाले लोग भी इसे ब्रैकेट में लिखेंगे NIP, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन हैज नाउ एक्सपेंडेड पाइपलाइन का विस्तार कर दिया गया है,
का विस्तार कर दिया गया है और अब इसमें 7400 परियोजनाएं शामिल की गई हैं और अब इसमें 7400 परियोजनाएं शामिल की गई हैं। National infrastructure pipeline has now expanded to 7,400 projects शामिल की गई हैं। ठीक है, अब आप लोग हिंदी वाले लोग लिखेंगे एनआईपी के वित्त पोषण हेतु 3 क्षेत्रों पर जोर। एनआईपी के वित्त पोषण हेतु 3 क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। National infrastructure pipeline has now expanded to 7,400 project. Full stop. Budget propose three-way to address increased funding requirement for NIP. 3-way to address increased funding requirement for NIP. हिंदी वाले लोग लिखेंगे संस्थागत संरचनाओं का निर्माण। पहला पॉइंट, संस्थागत संरचनाओं का निर्माण। अंग्रेजी वाले लोग लिखेंगे बाय क्रिएटिंग द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स। दूसरा लिखेगा संपत्ति के मुद्रीकरण पर ज्यादा बल। by a big thrust on monetizing, या क्या होगा इसमें, by a big thrust on monetizing assets, संपत्ति के मुद्रीकरण पर ज्यादा बल। तीसरा लिखेगा केंद्रीय तथा राज्य बजट में पूंजीगत व्यय का हिस्सा बढ़ाना। Enhancing the share of capital expenditure in central and state budget. केंद्रीय तथा राज्य बजट में पूंजीगत व्यय का हिस्सा बढ़ाना। Enhancing the share of capital expenditure in central and state budget. ठीक है, ठीक है सर। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आइए जरा सड़क एवं राजमार्ग और संरचना, रोड्स एंड हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। सड़क एवं राजमार्ग और संरचना, अब इसमें हम डेटा लिखवाएंगे। रोड एंड हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंतर्गत कौन सी स्कीम आएगी? भारत माला परियोजना। ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट लिखेगा भारत माला परियोजना। आप लोग भी, अंग्रेजी वाले लोग भी थोड़ा प्रयास करेंगे, इसमें डेटा लिखवाने जा रहे हैं। भारत माला परियोजना के लिए 3.3 लाख 3.3 लाख करोड़ की लागत से 13,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण शुरू किया गया है। 13,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण, यानी जो भारत माला स्कीम है इसके अंतर्गत 3.3 लाख करोड़ रुपया की लागत से 13,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। अभी तक 3800 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण हो चुका है। ध्यान रखिएगा, आपकी जानकारी के लिए बता दे रहे हैं। मार्च 2022 तक सरकार 8500 किलोमीटर यानी 8,500 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत कर लेगी। ये एक्सपेक्टेशन मान के चल रही है।
ठीक है। अब क्या है कि इसके साथ ही सरकार 11,000 किलोमीटर और लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर का निर्माण पूरा करेगी। इसके बाद का उसका प्लान है, अभी इसमें कुछ लिखना नहीं है। सड़क और संरचना का और भी अधिक विस्तार करने के लिए कई और आर्थिक कॉरिडोर की योजना बनाई जा रही है। अब क्या योजना में क्या है, प्लान देखिए क्या क्या है, आप लोग लिखेंगे। अब भविष्य की योजना यानी प्लान क्या है? तमिलनाडु में 3500 किलोमीटर का निर्माण किया जाएगा। तमिलनाडु में से आवाज नहीं आई क्या? तमिलनाडु में जो आर्थिक कॉरिडोर बनेगा, इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये, ध्यान रखिएगा। जहां लिखे हैं आप लोग भविष्य की योजना, उसमें वहां पे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आर्थिक कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसमें क्या कह रहे हैं कि तमिलनाडु में 3500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर लंबे राजमार्ग बनाने का कार्य किया जाएगा, प्लान जो इनका है। इसके लिए पैसा लगेगा 1.03 लाख करोड़, हिंदी अंग्रेजी वाले दोनों लोग लिख लेंगे, लागत 1.3 लाख करोड़। ठीक है, तो आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सरकार के द्वारा जो अवसंरचना के आधार पर जो सरकार के भविष्य के आर्थिक कॉरिडोर का निर्माण करने का कार्य किया जाएगा, जिसमें तमिलनाडु में लगभग, ये लिखना है क्या सर? नहीं भाई, बता रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरह से बनेगा इसमें, कि तमिलनाडु में लगभग 1.03 लाख करोड़ रुपए के निवेश से कितने लंबे राजमार्ग बनाने का निर्णय लिया जाएगा। तो कितना होगा? 3500 किलोमीटर। केरल में लिख लीजिएगा 1100 किलोमीटर, केरल में 1100 किलोमीटर, इस पे पैसा लगेगा 65,000 करोड़। पश्चिम बंगाल में लिखेगा, वेस्ट बंगाल में 675 किलोमीटर। ये सर सब ध्यान, केरल में केरल पैसा कितना बताया सर? 65,000 करोड़, 65,000 करोड़। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल 675 किलोमीटर, ये सब राजमार्ग हैं, ध्यान रखिएगा, सड़क ना बना दीजिएगा वहां जाके, राजमार्ग। ठीक है, ये 675 किलोमीटर और इसका व्यय आएगा 25,000 करोड़ रुपया। और असम में 1300 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा, असम में, असम में कितना? 1300 1300 किलोमीटर, क्योंकि असम में ऑलरेडी 19,000 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य जो है वो क्या है, चल रहा है। उसके लिए और पैसा 34,000 करोड़ रुपया पास हुआ है। 1300 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण अब किया जाएगा। तो अब ध्यान रखिए कि अब अगर हम आपसे क्वेश्चन किस तरह से बनता है पूछते हैं कि देखिए, भारत सरकार के द्वारा संघीय बजट 2021-22 में निम्नलिखित जगहों पर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी आर्थिक कॉरिडोर के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का निर्णय लिया गया है, उनमें से कौन सा राज्य नहीं है? तो आपको कौन कौन सा राज्य याद है? तमिलनाडु, केरला, वेस्ट केरल, पश्चिम बंगाल, असम। हाँ, तो हाँ ध्यान चुनाव रखिए। है वही राज्य है। अरे भाई अब कुछ भी कहिए, हमारा काम जो है वो काम कर रहे हैं, अब चुनाव करवाइए चाहे कहाँ कुछ करवाइए, ठीक है। हाँ, अब सर आते असम हैं में कितना किलोमीटर है? 1300 किलोमीटर, और पैसा कितना है सर? लगभग 34,000 करोड़, 34,000 करोड़। रेलवे का लिखिए, रेलवे का बजट रेलवे का जो बजट है उसका लिख लीजिए, क्योंकि रेलवे का बजट का अमाउंट पूछ सकता है। 1,10,055 करोड़ रुपया, तो उसमें लिखेंगे 110
055। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या ये अमाउंट हो गया, लिखेगा पॉइंट में लिखेगा, भारतीय रेलवे ने भारत के लिए राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की है। लिखेगा नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया 2030, ब्रैकेट में लिखेगा 2030, नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया, डैश करके लिखेगा टू क्रिएट अ फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2030, टू क्रिएट अ फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2030। ठीक है, आपको मालूम है कि इस प्लान के अंतर्गत 2 कॉरिडोर का भी निर्माण किया जा रहा है, बीच में बहुत चर्चा में था। ठीक है, तो इसमें क्या लिया जाएगा, पहला लिखेगा पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई कॉरिडोर, पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई कॉरिडोर जिसे कहेंगे DFC। आप लोग लिखेगा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। सर कॉरिडोर के पहले क्या बताए? फ्रेट है, माल ढुलाई, पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई कॉरिडोर। तो पश्चिमी समर्पित, तो इसका मतलब कि आप नक्शे में देखिए, अगर आपसे स्टेट पूछता है तो स्थिति क्या आएगी, पश्चिमी का मतलब ये गुजरात वाला पार्ट होगा, इधर से होगा, मालाबार, कोंकण, वो सब। हाँ, और एक पूर्वी DFC है, आप लिखिएगा कॉरिडोर और पूर्वी DFC आप लोग भी लिखिएगा। ये DFC क्या है सर? अरे अभी तो लिखवाए हैं, DFC का मतलब फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, माल ढुलाई कॉरिडोर कहा जाएगा। अब शुद्ध हिंदी ना पूछो इसमें, जबरदस्त एकदम, माल ढुलाई कॉरिडोर। मतलब कॉरिडोर का मतलब क्या होगा, एक पर्टिकुलर एक रास्ता है जहां से जो रेलगाड़ी गुजरेगी, जो रेलगाड़ी बनाया जा रहा है। तो इसमें आप देखते हैं ना कि अभी बीच में उस पे डबल डब्बा जैसे अलग से रख दिया जा रहा है, तो एक साथ जो वो और ट्रैक जो होगा और वो रेलगाड़ी जो होगी केवल क्या करेगी, वो माल की ढुलाई करेगी, ना कि पैसेंजर की ढुलाई करेगी। तो एक पश्चिमी कॉरिडोर बनेगा और एक पूर्वी कॉरिडोर बनेगा, यानी कि एक पूरब के सारे क्षेत्रों और राज्यों को कवर करते हुए माल लेके आएगा और एक पश्चिम के सारे क्षेत्रों और माल को ढोलते हुए लेके आएगा। अंग्रेजी वाले लोग लिखेंगे एंड ईस्टर्न DFC to be commissioned by June 2022, commissioned by June 2022, to bring down the logistic cost, डैश करके लिखिएगा उसी में, इनेबलिंग मेक इन इंडिया स्ट्रेटजी। ठीक है, आप लोग कहां तक लिखे हैं, और पूर्वी DFC जून 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया, जून 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जो पूर्वी कॉरिडोर है इसको आप लोग थोड़ा सा देखेंगे कहीं, ये खड़गपुर से विजयवाड़ा तक पूर्वी तट कॉरिडोर है, और भुसावल से खड़गपुर से दानकुनी तक पूर्वी और पश्चिमी दोनों कॉरिडोर है। इटारसी से विजयवाड़ा उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है। ये आपको जरूरत नहीं है, आपको बस पूर्वी कॉरिडोर और पश्चिमी कॉरिडोर को देखना है। अब आएंगे हम लोग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी अवसंरचना। हमको लग रहा है पूरा हो नहीं पाएगा आज भी। अभी कितना पड़ा है? अभी कितना पड़ा और
अभी तो कितने पिलर हुए हैं? अभी तो 2 ही पिलर हुए हैं ना। अभी तो हम लोग भौतिक एवं वित्तीय पूंजी और संरचना ही तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए शहरी अवसंरचना में आइए। अवसंरचना, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए इसमें क्या है कि हमने उस दिन आपको बताया था मेट्रो और नियो मेट्रो। इसमें सबसे बड़ी चर्चा की बात क्या है कि जो शहरी अवसंरचना है उसमें कहा गया है कि बजट में मेट्रो रेल नेटवर्क के साथ साथ सिटी बस सेवा के भी विस्तार के जरिए शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की हिस्सेदारी को बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया है। अब इसमें क्या किया गया है कि सार्वजनिक जो बस परिवहन है, तो ध्यान रखिएगा इसमें नियो मेट्रो और मिनी मेट्रो 2 चलेगी। एक तो मेट्रो आप जानते ही हैं जो नॉर्मली चल रही है इस समय, ठीक है। तो ये दोनों में प्रक्रिया क्या की गई है कि कहा गया है कि सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं के विस्तार में आवश्यक सहयोग देने के लिए लगभग 18,000 करोड़ रुपया की लागत से एक नई योजना बनाई गई है। अब इस नई योजना के अंतर्गत क्या क्या काम किया जाएगा इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। यानी कि कुल 702 किलोमीटर लंबी मेट्रो परिचालन में है और 27 शहरों में 1016 किलोमीटर मेट्रो व क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम निर्माणाधीन है। अब ध्यान रखिएगा टीयर 2 शहरों और टीयर 1 शहरों के आसपास के इलाकों में कम लागत में समान अनुभव, सुविधा और सुरक्षा से युक्त मेट्रो रेल प्रणालियां उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए 2 तकनीकी, एक मेट्रो लाइट और एक मेट्रो नियो लागू की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा ये 2 योजनाएं हैं। एक कौन कौन सी? मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो। अब देखिए मेट्रो लाइट क्या है पहले समझ लीजिए कि ये क्या कह रहे हैं कि जैसे हम लोग जो शहर में रह रहे हैं हमारे पास तो मेट्रो है, ठीक है। इसके बाद टीयर 2 यानी इससे छोटे जो शहर हैं उनमें क्या है मेट्रो मिनी और मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो। मेट्रो लाइट, हाँ सर ये फिर से समझा दीजिए, समझ में नहीं आया। देखिए क्या किया गया है कि जो शहरी अवसंरचना है, गांव की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि आप लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो सबसे ज्यादा सुविधाजनक शहर कौन सा है? लखनऊ। लखनऊ है। तो लखनऊ में तो मेट्रो है, ठीक। उसके बाद कहां बने? उसके बाद और आगरा देखेंगे, उसके बाद मान लो कि आगरा के बाद उसके बाद देख लें गोरखपुर देख लें, उसके बाद आपका और कोई शहर देख लें। तो यानी कि यहाँ पर मेट्रो का प्रोसेस शुरू हो गया है। लेकिन अगर हम देखें क्या मथुरा में कुछ व्यवस्था है? नहीं है। नहीं। ठीक है। क्या बाराबंकी या आप देखेंगे गोंडा में कुछ व्यवस्था है? ये भी तो बड़े बड़े शहर है ना। क्या अयोध्या में व्यवस्था है? नहीं। तो ये जो हैं वो टीयर 2 और टीयर 1 टाइप के शहर हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा कि यहाँ पर मेट्रो नहीं चल पाएगी अभी, क्योंकि मेट्रो के लिए पैसा ज्यादा चाहिए। तो यहाँ क्या किया जाएगा, यहाँ पर लगभग 28 मीटर तक लंबी बस, जैसे आप पश्चिम बंगाल वाली रेलगाड़ी देखें जो सड़क पे चलती है, पटरी बनी हुई, ठीक है। तो इसमें क्या किया, हाँ सर, हाँ इसमें क्या किया गया है कि हम पटरी नहीं बनाएंगे। जिस तरह से मेट्रो की व्यवस्था बनी हुई है उसी तरह से इसका एक किनारे, सड़क के किनारे अलग से क्या बनाएंगे, एक लेन बनाएंगे। और उस लेन पे मतलब सड़क पे ही रहेगा। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि एक साइकिल पथ बना हुआ है, लखनऊ में भी देखेंगे तो जो अखिलेश यादव आए थे तो उन्होंने क्या किया, एक साइकिल चलाने के लिए रोड के किनारे किनारे और बीच में जहां पेड़ लगाया गया था वहां लेन बनवाया, ठीक है। अब वो तो अब ये सरकार क्या करेगी, जैसे जो अयोध्या टाइप के यानी टीयर 2 और टीयर 1 टाइप के जो नगर हैं वहां पर ये मेट्रो नहीं चलवा सकती है। तो मेट्रो नहीं चलवा सकती है तो ये 2 चलवाएगी, एक मेट्रो लाइट चलवाएगी, एक मेट्रो नियो चलाएगी। अब ये बताइए लाइट का मतलब क्या होगा कि मेट्रो से हल्की होगी, यही तो है, ठीक है। तो मेट्रो से हल्की, इसका मतलब कि रोड के किनारे इसके लिए अलग से एक स्पेशली लेन बनाई जाएगी उसी रोड पे, और उसके ऊपर बिजली के खंभे लगाए जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती है,
इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती है, मेट्रो चलती है तो बिजली से ही तो चलती है, जी जी सर। ठीक है। जी सर। बस इसमें क्या है कि इसमें बिजली के खंभे लगाए जाएंगे, लेकिन इसके लिए पटरी नहीं बनेगी, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या लगेगा? इसमें लगेगा टायर, क्लियर? इसमें लगेगा टायर और यह अपने लेन पर चलेगी, जो कि सड़क पे ही चलेगी। तो जिसके कारण ये लगभग 28 मीटर लंबी होगी, जिसमें लगभग एक साथ 200 यात्री बैठ सकते हैं। और मेट्रो जैसी सुविधा, मेट्रो जैसी समान व्यवस्था, एसी, किराया, ये सारी चीजें निर्धारित होंगी किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। क्लियर हुआ क्या है? जी सर। ठीक है। देखेंगे तो और अब clear हो जाएगा सर। अब देखिए क्या है कि इसकी जो लेन है, तो जैसे हाईवे जो है उस पे मान लीजिए कि अगर आप लखनऊ से दिल्ली या कहीं से कहीं जाते हैं, तो हाईवे पे जाते हैं जब, तो आपको जो हाईवे वाला है, जो बस स्टैंड है, वहां पे बस छोड़ देती है। वहां के लिए अब आपको अपने घर के लिए छोटी वाली सड़क से जाना पड़ेगा ना, ठीक है। अब वो छोटी वाली सड़क पे कि यानी जहां मेट्रो लाइट छोड़ेगी, वहीं पर आपको मिलेगी क्या? मेट्रोनियो। मेट्रोनियो क्या है? आपको हर मेट्रो लाइट वाले जगह पर वहीं पर खड़ी रहेगी मेट्रोनियो, और वो बस भी सरकारी व्यवस्था में रहेगी, यानी वो उसकी छोटी बहन है या छोटा भाई मान सकते हैं, किसका? मेट्रो लाइट का, ठीक है। अब वो क्या करेगा? जहां मेट्रो लाइट लाके छोड़ेगी, क्योंकि उसका तो एक स्पेशली स्थल होगा ना कि भाई हाईवे जहां तक गया होगा उसी हिसाब से तो वो चलेगी, ठीक है। तो वो जहां हाईवे पे छोड़ेगी, वहीं पर मेट्रो नियो खड़ी रहेगी, और आपको उस मेट्रो नियो पे बैठना है, और आप अपने गली कूचे घर में जहां पहुंचना है वहां पर पहुंच जाएंगे। इसकी व्यवस्था की जा रही है। क्लियर हुआ आप सबको? यस सर। गली गली यस तक सर। किस जाए कि लाइन है क्या? हाँ, तो आपको समझ में आ गया मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो में अंतर क्या है। मेट्रो लाइट कैसे चलेगी? सड़क पे ही चलेगी, लेकिन बिजली से चलेगी, लगभग 28 मीटर लंबी होगी, जिसमें एक साथ 200 यात्री बैठ सकेंगे, और हर 2 मिनट पे ये मिलेगी आपको। और इसकी शुरुआत सबसे पहले हो रही है नासिक से, ठीक है। तो मेट्रो नियो और मेट्रो लाइट दोनों में मेन कौन है? मेट्रो, याद करिएगा, भूल जाइएगा तो लाइट वाला याद रखिएगा, क्योंकि मेट्रो से थोड़ी सी हल्की है, लेकिन मेट्रो नियो तो और छोटी है, उसे मेट्रो नियो कहा गया। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, रेल के लिए व्यवस्था ये की गई है। अब आप इसमें तो लिख सर- लीजिए। सर एक सेकंड, जैसे हाँ, आपने बताया कि ये घर तक पहुंचाएगी, तो क्या गली गली जाएगी क्या इसकी लाइन है? या गली नहीं जाएगी। जैसे हाईवे से आप ऑटो पकड़ते हैं तो क्या आपके घर पे ले जाके छोड़ देता है? हाँ, अगर रोड है तो छोड़ भी देगा। हाँ, तो रोड है तो वो भी पहुंच जाएगी। अगर आप जाके किनारे गली में बसे हुए हैं, तो जहां तक जाने, जैसे जो अब घर वाली गली जो है, हाँ, ऑटो आप रिजर्व करते हैं कि हम घर पहुंचेंगे। अरे नहीं, हमारे यहाँ बढ़िया बना हुआ है सब फर्स्ट क्लास, नहीं तो तो ठीक पहुंचा है, देते हैं। अगर जैसे अब हमारा देखिए, हमारा घर हाईवे पे है, अंदर वाले हाईवे पे, तो अगर हम घर पे उतरते हैं, तो अगर हम संत कबीर नगर खलीलाबाद उतरते हैं, तो मेन हाईवे से उतरते हैं, वहां से ऑटो पकड़ते हैं, सीधे हम अपने घर पे पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर जो मेट्रो लाइट चलेगी, वो ले जाके हमको हाईवे पे ही छोड़ेगी, और उस हाईवे से जो छोटा वाला हाईवे वो मेरे घर से गुजरता है, तो हो सकता है नियो चले। लेकिन अगर हम आपको अपने गांव में जाना है, तो वो खड़ंजा बना हुआ है, तो उस पर नियो नहीं चल पाएगी। हाँ, वो तो है। तो अब वही है कि हाँ, घर के थोड़ा दूर पे छोड़ देंगे। अब ये ना करो कि मतलब सरकार चला ही रही है तो घर लेते चल, कम से कम चल, मतलब हद कर दी, तो या तो पैदल चलोगे या तो सिर्फ घर में घुसा दोगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर ये चीजें आएगी। आप लोग लिखेंगे, इसमें लिखेगा बजट में मेट्रो रेल नेटवर्क के साथ साथ, बजट में मेट्रो रेल नेटवर्क के साथ साथ सिटी बस सेवा के भी विस्तार, सिटी बस सेवा सिटी बस सेवा के भी विस्तार के जरिए शहरी क्षेत्रों में, और ब्रैकेट में लिखेंगे
ये टीयर 1 टीयर 2 और टीयर 1, क्योंकि टीयर 3 में तो हम लोग रहते ही। टीयर 2 एंड टीयर 1 क्षेत्रों में के जरिए शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की हिस्सेदारी सार्वजनिक परिवहन की हिस्सेदारी को बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया है। अंग्रेजी वाले लोग लिखेंगे राइजिंग द शेयर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन अर्बन एरियाज। हिंदी वाले लोग लिख चुके हैं? Yes. Rising the share of public transport in urban areas by expansion of metro rail network, and augmentation of city bus services. Augmentation, AUGMENTATION, augmentation of city bus services. आप लोग इसमें लिखिएगा 18,000 करोड़ रुपए की लागत से नई योजना शुरू की गई या शुरू की जाएगी। पॉइंट में लिखेगा 18,000 करोड़ की लागत से एक नई योजना शुरू की जाएगी। रुपीस 18,000 करोड़ फॉर अ न्यू स्कीम to augment public bus transport. हो गया? यस सर। ठीक है। हिंदी वाले लोग लिखेंगे टीयर 2 और टीयर 1 शहरों के आसपास के इलाकों में। अंग्रेजी वाले लोग भी लिखेंगे मेट्रोलाइट एंड मेट्रो नियो टेक्नोलॉजीज टू प्रोवाइड मेट्रो रेल सिस्टम। मेट्रोलाइट एंड मेट्रो नियो टेक्नोलॉजीज टू प्रोवाइड मेट्रो रेल सिस्टम। टीयर 2 और टीयर 1 शहरों के आसपास के इलाकों में कम लागत में समान अनुभव। किसका अनुभव कराना है? ये हम मेट्रो में बैठे हैं, समझ में आया? समान अनुभव सुविधा और सुरक्षा से युक्त मेट्रो रेल प्रणालियां उपलब्ध कराने के लिए दो नई तकनीक इन्वर्टेड कामा में रखेंगे मेट्रोलाइट और मेट्रो नियो लागू की जाएगी। मेट्रोलाइट और मेट्रो नियो लागू की जाएगी। अंग्रेजी वाले लोग लिखेंगे मेट्रोलाइट एंड मेट्रो नियो टेक्नोलॉजीज टू प्रोवाइड मेट्रो रेल सिस्टम एट मच लेसर कॉस्ट with similar experience in tier 2 cities and peripheral areas of tier 1 cities कितना हुआ? 8 बज गए सर। ठीक है, तो देखिए हम लोग अभी इसमें बचे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये सब आंकड़े छोड़ देंगे तो आपसे तुरंत गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना? मेट्रोलाइट और मेट्रो नियो ये दो हैं,
तो आपको ये ध्यान रखना है कि सरकार के द्वारा जो मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो चलाई जाएगी वो क्या है, उसमें पहिया लगेगा, पटरी बनेगी? पहिया लगेगा सर। नहीं, लेकिन वो किस पहिया लगेगा, और कौन सा? टायर वाला। वो सड़क पे चलेगी, लेकिन चलेगी किससे? इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी से। से और घरों लंबाई पर भी। और नहीं। गर्मियों में नहीं जाएगी। नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, 28 मीटर। ठीक है। और लंबाई 28 मीटर है। लगभग कैपेसिटी कितनी होगी बैठने की? 200। 200। 200। हाँ, और ये हमेशा 2 मिनट, जैसे मेट्रो आती है आपकी 5 मिनट पे, तो इसे 2-4 मिनट जो भी टाइम निर्णय लिया जाएगा ये हमेशा मिलेगी, और उसकी कास्ट भी सरकार के द्वारा डिसाइड की जाएगी। क्लियर है? यस। तो ये हम लोगों ने जी देखा। सर। अब इसके बाद अब या तो फिर कल की क्लास में आगे पूरा किया जाए, जी सर, कल करते हैं। क्योंकि अभी विद्युत, बंदरगाह, नौ, जल परिवहन, पेट्रोल, उसके बाद आपका बीमा, ठीक है, ये सारी चीजें बची हुई हैं। और आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास में कृषि बचा हुआ है, मानव पूंजी बची है। तो इसको लिए कल हम लोग फिर मिलते हैं। बजट पढ़ लीजिए कायदे से, ताकि कुछ चीजें छूटे ना। सर कल टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग अब आप लोग आइएगा, जय बजे मन करेगा। हम नहीं, कल तो क्लास होगी हमारी। कल आप लोग एक काम करिएगा, 6 बजे आइएगा, 7:30 बजे तक पढ़ा देंगे अगर टाइम है। ओके सर। काहे कि कल 1.5 घंटा मिल जाएगा, तो फिर इसको हम खत्म कर देंगे पूरा। ओके सर। ठीक है। अब ये बताइए, सारे लोगों को चीजें समझ में आई? काहे कि इसमें बड़ा परिश्रम करना पड़ जा रहा है। थोड़ा समझ आया। थोड़ा समझ में आया है? सर इसकी भी पीडीएफ हो तो प्रोवाइड करवा दीजिएगा, तो हम लोग एक बार रीड आउट कर लेंगे तो जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। मैडम पीडीएफ है नहीं, हम आप लोगों को किताब से ही पढ़ा रहे हैं, बस अपनी लैंग्वेज में उसे इजी कर करके पढ़ा रहे हैं। तो इकोनॉमी की लैंग्वेज तो जानती हैं, इसमें बजट का जी लैंग्वेज तो सर। हम लोगों को समझ में नहीं आता है, इसलिए तो हम जी सर। अवसंरचना और सारी चीजें थोड़ी सी इधर उधर करके पढ़ा रहे हैं। क्योंकि दिक्कत ये है ना, सिर्फ बोलना है ना। अगर मान लीजिए जैसे अभी संसाधन होते सारे, तो चीजें थोड़ी क्लियर हो जाती हैं, आगे सुधार होगा, ऐसी बात नहीं है। बाकी आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है कि बस हम आपको इसलिए क्वेश्चन वाला पोर्शन भी बता दे रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन वो बनाएगा, तो उस पर हम लोग जी डिस्कस कर ले रहे हैं। तो इसलिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। कल फिर हम मिलेंगे, 1.5 घंटा हो सकेगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और कल 1.5 घंटे में हम लोग लगभग खत्म कर देंगे पूरा प्रोजेक्ट। ठीक है? थैंक यू सर। ओके सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक्स। गुड नाइट सर। गुड नाइट।